नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम रामसर साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, रामसर साइट से एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक प्लस करंट दोनों को एक साथ कवर करेंगे, यानी कि रामसर साइट्स का जो स्टैटिक वाला पोर्शन है उसको भी आज हम देखेंगे, और जो अभी वर्तमान में देखा जाए तो 49 रामसर साइट्स हैं भारत में, सभी की लिस्ट हम देखेंगे। पूरा करंट वाला पोर्शन देखेंगे और पूरा स्टैटिक वाला पोर्शन देखेंगे। तो पूरी कंप्लीट वीडियो होने वाली है आपके लिए, और इस वीडियो से आपको आपकी परीक्षा में एक न एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं कि आर्द्र भूमि कहते किसे हैं, यानी कि वेटलैंड्स क्या हैं। तो अगर आप आर्द्र भूमि को तोड़कर पढ़ेंगे, आर्द्र और भूमि, आर्द्र यानी कि नमी और भूमि यानी कि जमीन, तो नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को ही आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। तो दरअसल जो वेटलैंड होते हैं वे वैसे क्षेत्र हैं जहां पर भरपूर नमी पाई जाती है, और इसके कई लाभ भी हैं। आर्द्र भूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है, और आर्द्र भूमि वह क्षेत्र हैं जो साल भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरे रहते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, तो ये वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरे रहते हैं। तो आर्द्र भूमि में दलदली भूमि, झीलें, लैगून, तालाब, डेल्टा, प्रवाल भित्तियाँ, उथले समुद्र, बाढ़ के मैदान और बहुत कुछ शामिल होता है इसमें। मतलब कि जो आर्द्र भूमि होती है इसमें झीलें भी शामिल होती हैं, तालाब भी शामिल होते हैं। आगे हम देखेंगे कई वन्यजीव अभयारण्य भी इसमें शामिल होंगे। तो जो भी नमी और दलदली वाली भूमि होती है, रामसर साइट्स के मानदंडों के अनुसार उसे आर्द्र भूमि कहा जाता है। तो आगे अब हम देखते हैं कि जो आर्द्र भूमि है ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो आर्द्र भूमि की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले है कि उपयोगी वनस्पतियों एवं औषधीय पौधों के उत्पादन में सहायक। तो जो आर्द्र भूमि है ये जंतु ही नहीं बल्कि पादपों की दृष्टि से भी समृद्ध तंत्र है, जहां उपयोगी वनस्पतियां एवं औषधीय पौधे भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कि जो आर्द्र भूमियां हैं वहां पर उपयोगी वनस्पतियां और जो औषधीय पौधे हैं वो भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंस है पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण। कैसे। तो आर्द्र भूमियां ऐसे पारिस्थितिकीय तंत्र हैं जो बाढ़ के दौरान जल के अधिक्य का अवशोषण कर लेते हैं। मतलब कि बाढ़ के दौरान ये जल का अवशोषण कर लेते हैं, और इस तरह जो बाढ़ का पानी होता है ये झीलों एवं तालाबों में एकत्रित हो जाता है, जिससे मानवीय आवास वाले क्षेत्र जलमग्न होने से बच जाते हैं। तो ये तो हो गया पर्यावरण संरक्षण के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और तीसरी इंपॉर्टेंस है कार्बन अवशोषण व भूजल स्तर में वृद्धि। तो कार्बन अवशोषण और भूजल स्तर यानी कि वाटर लेवल में ये वृद्धि जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन करके जो वेटलैंड्स हैं ये पर्यावरण संरक्षण में भी अहम योगदान देते हैं। तो ये कार्बन का अवशोषण करते हैं और वाटर लेवल को भी बढ़ाते हैं। तो ये तो हो गई इनकी इंपॉर्टेंस। तो जो ये आर्द्र भूमि है इसे बायोलॉजिकल सुपरमार्केट और किडनीज ऑफ द लैंडस्केप भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किडनीज ऑफ द लैंडस्केप किसे कहा जाता है। तो आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स को कहा जाता है, और बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी वेटलैंड्स को ही कहा जाता है। तो इसे बायोलॉजिकल सुपरमार्केट क्यों कहा जाता है। तो वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है क्योंकि ये विस्तृत भोज्य जाल यानी कि फूड वेब्स का निर्माण करते हैं। और इन्हें किडनीज ऑफ द लैंडस्केप क्यों कहा जाता है। तो जिस प्रकार जो किडनी का रोल है हमारे शरीर में, किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, उसी प्रकार जो ये आर्द्र भूमियां हैं ये जल को शुद्ध करती हैं, क्योंकि इनका तंत्र जल चक्र द्वारा जल को शुद्ध करता है और प्रदूषण अवयवों को निकाल देता है। इसीलिए इसे किडनीज ऑफ द लैंडस्केप कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बायोलॉजिकल सुपरमार्केट और किडनीज ऑफ द लैंडस्केप किसे कहा जाता है, वेटलैंड्स को कहा जाता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, तो हम रामसर साइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसे रामसर साइट्स क्यों कहा जाता है। तो ये रामसर समझौता क्या है, व्हाट इज रामसर कन्वेंशन। तो रामसर ईरान का एक शहर है जहां पर 2 फरवरी 1971 में आर्द्र भूमि के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो आर्द्र भूमियां हैं ये हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको बचाने के लिए रामसर के शहर है ईरान, यहाँ पर एक समझौता हुआ। कई सारे देशों ने मिलकर हस्ताक्षर किए संधि पर, जहाँ पर एक समझौता हुआ, इसीलिए इसे रामसर समझौता कहा जाता है। और रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य दुनिया में महत्वपूर्ण जो वेटलैंड्स हैं इनकी सुरक्षा करना है। तो ये जो समझौता हुआ
ये तो 1971 में हुआ, पर यह प्रभाव में कब आया? तो ये 21 दिसंबर 1975 में प्रभाव में आया। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 में इस पर संधि पर हस्ताक्षर हुए थे ना, इसीलिए 2 फरवरी को ही आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2022 में आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी? तो लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्यवाही, इंग्लिश में वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। और 2021 में इसकी थीम क्या थी? तो आर्द्रभूमि और जल, वेटलैंड्स एंड वाटर। दोनों ही थीम याद रख लेना, कई बार 2021 की भी पूछ ली जाती है। तो उसके बाद देखते हैं तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ पर हैं? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम में 175 रामसर साइट्स हैं, सबसे ज़्यादा यूके में है। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए, एरिया के हिसाब से देखा जाए, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल बोलीविया में है। यानी कि एरिया वाइज वेटलैंड देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से बोलीविया में है। अगर हम नंबर के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा संख्या में 175 यूनाइटेड किंगडम में है। और विश्व की पहली रामसर साइट कौन सी थी? तो कोबर्ग प्रायद्वीप, कोबर्ग पेनिसुला, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, इसे 1974 में सबसे पहले रामसर साइट में शामिल किया गया। याद रखिएगा, तो विश्व की पहली रामसर साइट है कोबर्ग प्रायद्वीप, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद है, हमने ये तो देख लिया कि विश्व की पहली कौन सी है। अब हम देखते हैं कि भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है। तो अक्टूबर 1981 में भारत के पहले 2 रामसर स्थलों को शामिल किया गया था। कौन कौन से? एक तो है चिल्का झील, हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में झील वाली वीडियो में, तो जो कि उड़ीसा में है। और दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में है। नेशनल पार्क वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी नेशनल पार्क वाली तो जरूर देख लेना, वहाँ पर मैंने सभी नेशनल पार्क ट्रिक से कवर कराए हुए हैं। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का झील, इन्हें भारत की सबसे पहली रामसर साइट में शामिल किया गया। और भारत में सर्वाधिक रामसर साइट्स किस राज्य में है? तो भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है उत्तर प्रदेश में। कितनी? 10। वर्तमान में देखा जाए तो भारत में टोटल 49 रामसर साइट्स हैं, 49 रामसर साइट्स हैं, जिसमें से सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। कितनी? 10। तो भारत में देखा जाए तो सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो सुंदरवन वेटलैंड, जो कि पश्चिम बंगाल में है, यह सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है? तो रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यह सबसे छोटा है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से रामसर स्थल भारत में है सुंदरवन वेटलैंड, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा रामसर स्थल है भारत में रेणुका वेटलैंड। तो उसके बाद देखते हैं तो 2022 में भारत की तरफ से शामिल होने वाले 2 आर्द्रभूमियाँ, यानी कि 2022 में 2 वेटलैंड्स को शामिल किया गया है रामसर स्थल में। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सा? एक है खिजड़िया पक्षी अभयारण्य, जो कि गुजरात में है, और दूसरा है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो 2021 तक भारत में 47 रामसर स्थल थे, पर 2022 में 2 और शामिल कर लिए गए। तो अब कितने हो गए? 49। 48वां है खिजड़िया पक्षी अभयारण्य, जो कि गुजरात में है, और 49वां है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आपको रटना नहीं है, ये दोनों याद होने चाहिए, खिजड़िया और बखीरा। तो उसके बाद आगे देखते हैं तो एक है मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो अगर हम रामसर स्थल के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसको भी कवर कर लेते हैं, ताकि आपको इस वीडियो में वो सब कुछ मिल जाए जो कि रामसर साइट से पूछा जाता है। तो मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? तो ऐसे आर्द्रभूमियों को मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है जिनके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा सके। तो वैसे भी जितने भी रामसर साइट्स हैं इन पर तो ध्यान दिया ही जाता है, पर जो मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है इनमें ऐसे रामसर स्थल को रखा जाता है जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जो कि मानव के हस्तक्षेप, प्रौद्योगिकी विकास और प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं। उन आर्द्रभूमियों को मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है, इन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। तो वर्तमान में देखा जाए तो भारत की कौन सी रामसर साइट हैं जिन्हें मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया है? तो 2 हैं। एक है केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है, और दूसरा है लोकटक लेक, यानी कि लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। इन दोनों को ही मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया है और इन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, इसीलिए इन्हें मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। तो आशा करता हूँ आपको मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड समझ आया होगा। अब हम एक एक करके 49 की 49 रामसर साइट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए अब एक एक करके सभी राज्यों के रामसर स्थल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैं आपको 49 के 49 रामसर स्थल बताऊंगा। आपको ये रटना नहीं है, बस वीडियो को एंड तक देखना है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इसको आपको सुनना है, उसके बाद आपको इसकी रिवीजन करनी है, ये आपको याद हो जाएगा। जहाँ पर ट्रिक की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं आपको ट्रिक से भी याद कराऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में 3 रामसर साइट्स हैं
कौन कौन सी? एक है वुलर झील, दूसरी है होकेरा आर्द्र भूमि और तीसरी है सुरिनसर मानसर झील। तो वुलर झील ये तो बहुत ही फेमस झील है, आपको पता ही होगा, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। दूसरा है होकेरा आर्द्र भूमि और तीसरा है सुरिनसर मानसर झील। तो सुरिनसर और मानसर में क्या है? सर सर सर, इसमें भी क्या है? सर। तो आपको पता ही होगा, अब जम्मू कश्मीर को हम क्या कहते हैं? ये हमारे सर का ताज है, कहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर हमारे सर का ताज है। तो सुरिनसर में क्या है? सर, और मानसर में क्या है? सर। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से आप रिलेट कर पाएंगे, जिससे आपको जब भी एग्जाम में आएगा ना तो ये बातें क्लिक करेंगी और आपको याद रहेगा कि जम्मू कश्मीर हमारे सर का ताज है और सुरिनसर और मानसर में भी सर है। सुरिनसर और मानसर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और तीसरा है होकेरा आर्द्र भूमि। तो एग्जाम में पूछा भी गया था कि होकेरा वेटलैंड कहाँ पर है। तो इसको मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से रिलेट करके याद करा देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे। तो पहले क्या था कि जब अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में लागू था तो यहाँ पर अलग संविधान था, अलग झंडा था, मतलब कि एक तरह से ये हमारा होकर भी यहाँ पर अलग कानून था। पर जब से यहाँ पर अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है तब से हम कह सकते हैं कि अब जो जम्मू कश्मीर है ये पूर्ण रूप से हमारा होके रहा। अब ये हमारा पूर्ण रूप से होके रहा। तो होकेरा आर्द्र भूमि कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि होकेरा आर्द्र भूमि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील कहाँ पर है? ये तो आपको पता है, जम्मू कश्मीर में है। सुरिनसर और मानसर झील भी जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद अगला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो लद्दाख में 2 रामसर साइट्स हैं, एक है सो मोरिरी और एक है सोकर। इसमें टी साइलेंट है, सो मोरिरी और सोकर। जिसमें से जो ये सोकर रामसर स्थल है ये काले गर्दन वाले सारस के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। सोकर जो रामसर स्थल है ये काले गर्दन वाले सारस के लिए जाना जाता है। तो याद रख लेना, दोनों ही सो और सो से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये लद्दाख में है, देख रहे हैं ना आप, सो मोरिरी और सोकर, ये दोनों ही कहाँ पर है? लद्दाख में। उसके बाद हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में 3 वेटलैंड हैं। पहला है चंद्रताल वेटलैंड, दूसरा है पोंग बांध झील और तीसरा है रेणुका वेटलैंड। तो रेणुका वेटलैंड मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि भारत का सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है? तो रेणुका वेटलैंड है, ये तो आपको याद रहेगा। और दूसरा है पोंग बांध झील, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और तीसरा है चंद्रताल वेटलैंड। तो चंद्रताल वेटलैंड और रेणुका वेटलैंड ये दोनों इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश में। तो रेणुका आपको ऐसे ही याद होना चाहिए क्योंकि ये तो भारत का सबसे छोटा वेटलैंड है, हिमाचल प्रदेश में है। और जो चंद्रताल वेटलैंड है इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, चंद्रताल से ही हम इसे रिलेट करेंगे। तो चंद्रताल में क्या है? चंद्र और ताल, चंद्र यानी कि चंद्रमा और ताल यानी कि तालाब। तो चंद्रमा को अगर हम ताल में देखें तो एक स्टोरी से आप रिलेट कर लें कि चंद्रमा को अगर हम ताल में देखें यानी कि तालाब में देखें तो इसका पानी कैसा दिखाई देगा? तो चंद्रमा की रोशनी के कारण जो तालाब का पानी है वो पूरा सफ़ेद दिखाई देगा। और जो हिमाचल प्रदेश है, जब हम हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में बर्फीले पहाड़ आते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का मतलब ही है हिम का आंचल। तो हमारे दिमाग में बर्फीले पहाड़ आते हैं। तो जो बर्फ है वो भी कैसे होती है? सफ़ेद होती है। और चंद्रमा को अगर हम ताल में देखें तो भी कैसा दिखाई देगा? सफ़ेद दिखाई देगा। तो इसे आप रिलेट कर सकते हैं। छोटी सी स्टोरी है जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक करेगी, क्योंकि जब भी आप परीक्षा में बैठेंगे तो ये चीज़ें आपको रिलेट करेंगी। तो चंद्रताल, चंद्रमा को ताल में देखेंगे सफ़ेद दिखाई देगा, और हिमाचल प्रदेश में हिम का आंचल यानी कि सफ़ेद ही होता है। तो ऐसे आप रिलेट कर लेना, और बिना स्टोरी के भी आपको याद रहता है तो और अच्छा है। तो चंद्रताल, पोंग बांध और रेणुका वेटलैंड ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में एक ही वेटलैंड है, तो इसे तो आप ऐसे याद रख लेना, कौन सा? आसन कंजर्वेशन रिजर्व। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उसके बाद है बिहार। तो बिहार में भी एक ही है, काबर ताल वेटलैंड। पर ये बहुत बार पूछा गया है, अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था वहाँ भी ये पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि काबर ताल वेटलैंड कहाँ पर है? तो ये बिहार में है। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो काबर, काबर को आप पढ़ेंगे कब्र, काबर को पढ़ेंगे कब्र। और बिहार के पीछे क्या है? हार। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति किसी की कब्र पर जाता है तो क्या करता है? वहां पर फूलों का हार चढ़ाता है। तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे, बिहार के पीछे क्या? हार। और काबर को आप पढ़ेंगे कब्र। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी की कब्र पर जाता है तो वहां पर फूलों का हार चढ़ाता है। तो काबर ताल वेटलैंड कहाँ पर है? बिहार में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको ट्रिक से बता दिया। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे हम चलते हैं उत्तर प्रदेश में। तो भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पर हैं? तो उत्तर प्रदेश में हैं। कितने हैं? 10। तो एक बार पहले इनको पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से हैं। पहला है ऊपरी गंगा नदी, दूसरा है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, तीसरा है सांडी पक्षी अभयारण्य, चौथा है समसपुर पक्षी अभयारण्य, पांचवा है समन पक्षी अभयारण्य, छठा है सरसई नावर झील, सातवां है सुर सरोवर झील, आठवां है पार्वती अर्गा अभयारण्य
9वां है हैदरपुर आर्द्रभूमि और 10वां है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। तो इनको देख लेते हैं कि याद कैसे करेंगे। तो सभी को अगर हम ट्रिक से याद करेंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ आपको ट्रिक से याद करनी है और बाकी कौन सी आपको पढ़नी है। तो पहले तो है ऊपरी गंगा नदी, इसको अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे अपर गंगा रिवर। तो अपर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपर की शुरुआत हो रही है यूपी से। तो ये कहाँ पर है? यूपी में है। तो अपर में क्या रहा है? यूपी। और ये है भी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी में। तो अपर गंगा रिवर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। दूसरा है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। तो नवाबगंज में क्या है? नवाब। और नवाबों का शहर कौन सा है? लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसे आप रिलेट कर लेंगे कि नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है 5S। 5S में कौन कौन से आते हैं? सांडी, समसपुर, समन, सरसई और सुर। ये सब 5S के अंदर आते हैं। 1 2 3 4 5। तो 5S में आएंगे कौन कौन से? सांडी, समसपुर, समन, सरसई और सुर सरोवर। तो इन पांचों को एक साथ याद रखना। उसके बाद है पार्वती अर्गा अभयारण्य। तो पार्वती के आगे क्या? अर्गा। तो अर्गा को आप रिलेट कर सकते हैं आगरा से। वैसे भी इंग्लिश में मैंने गलती से आगरा ही लिख दिया। तो आगरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। पार्वती के आगे क्या है? अर्गा। अर्गा को आप पढ़ लेंगे आगरा। तो आगरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ऐसे आप रिलेट करके याद कर लेना ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ऐसे आप याद रखेंगे तो 49 के 49 तो आपको याद नहीं हो पाएंगे ना। ऐसे छोटे छोटे ट्रिक से आप इन्हें याद कर लेना। तो पार्वती अर्गा ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है हैदरपुर। तो हैदरपुर को अभी लेटेस्ट ही ऐड किया गया है 2021 में, पिछले साल। तो इसे आप याद रख लेना। और बखीरा ये तो इसी साल, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि 2 वन्यजीव अभयारण्य 2022 में शामिल किया गया है। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। तो इसे तो इसी वर्ष शामिल किया गया है। तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए। तो इसी प्रकार आप इसे रिलेट करके याद रख लेना। तो 10 रामसर साइट्स हैं उत्तर प्रदेश में। उसके बाद चलते हैं पंजाब में। तो पंजाब में 6 रामसर साइट्स हैं। कौन कौन सी? पहला है ब्यास संरक्षण रिजर्व। दूसरा है नांगल वन्यजीव अभयारण्य। तीसरा है हरिके आर्द्रभूमि। चौथा है रोपड़ आर्द्रभूमि। 5वां है कंजली झील। और छठा है केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व। ये 6 रामसर साइट्स कहाँ पर हैं? पंजाब में है। तो छठा कौन सा है? केशवपुर। तो केशवपुर में क्या रहा है? केश। तो जब भी पंजाब में है ना ये, तो पंजाब में आपको पता है सिख लोग होते हैं जो बड़े बड़े केश रखते हैं और पगड़ी बांधते हैं। आपने देखा होगा ना, वो बड़े बड़े केश रखते हैं और पगड़ी बांधते हैं। तो केशवपुर में क्या? केश। तो इससे आप रिलेट कर लेना, ये पंजाब में है। उसके बाद है कंजली। तो कंजली में क्या है? जल। जली है ना, जल। तो जो पंजाब है इसका नाम ही कैसे पड़ा? पंजाब एक फारसी शब्द है जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंज प्लस आब। पंज यानी कि 5, आब यानी कि पानी, जल। तो 5 नदियों की धरती है पंजाब, इसीलिए इसका नाम पड़ा पंजाब। पंज यानी कि 5, आब यानी कि पानी, जल। तो कंजली में क्या है? जल। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं कि जो कंजली झील है ये कहाँ पर है? पंजाब में। और रोपड़, तो रोपड़ आपको पता ही होगा पंजाब में है। रोपड़ एक जिला है पंजाब का। उसके बाद है हरिके आर्द्रभूमि। तो नदी वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पंजाब के हरिके वाले क्षेत्र में 2 नदियां आकर मिलती हैं। कौन कौन सी? सतलुज और व्यास। और यहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो पंजाब के हरिके क्षेत्र में आकर मिलती है। तो हरिके आर्द्रभूमि तो पंजाब में है। और नांगल वन्यजीव अभयारण्य, तो मैंने भाखड़ा नांगल बांध के बारे में पढ़ाया था ना आपको, भाखड़ा नांगल बांध। तो जो भाखड़ा बांध है वो तो हिमाचल प्रदेश में है, पर जो उसकी सहायता के लिए है नांगल बांध, वो पंजाब में है। तो नांगल वन्यजीव अभयारण्य भी कहाँ पर है? पंजाब में। और व्यास तो आपको याद रहेगा ही, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि पंजाब के हरिके क्षेत्र में 2 नदियां आकर मिलती हैं, सतलुज और व्यास। अगर आपने नदी वाली वीडियो देखी होती तो आपको ये क्लियर रहता। मैंने वहाँ पर पूरा सिंधु नदी तंत्र बताया हुआ है। तो नदी वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सतलुज और व्यास दोनों नदियां आकर कहाँ पर मिलती हैं? पंजाब के हरिके क्षेत्र में मिलती हैं। और वहीं से सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो कि आगे राजस्थान में चली जाती है। तो ब्यास संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? पंजाब में है। तो यहाँ पर हमने 6 रामसर साइट्स के बारे में पढ़ा। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे है राजस्थान। राजस्थान में 2 रामसर स्थल हैं। पहला है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, हमने शुरू में देखा था। और दूसरा है सांभर झील। तो ये तो मैंने आपको झील वाली वीडियो में भी बताया था। सांभर झील बहुत ही फेमस है, तो इसको तो आपको बिना ट्रिक के याद रखना चाहिए। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क ये भी राजस्थान में है और सांभर झील भी राजस्थान में है। तो जो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है, इससे रिलेटेड एक और फैक्ट याद रख लेना कि जो साइबेरियन क्रेन है ना, जो कि एक लुप्त प्राय प्रजाति है, ये भारत में केवल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में सर्दियों में नियमित रूप से साइबेरिया से आते हैं। कहाँ से? साइबेरिया से आते हैं, इसीलिए इसे साइबेरियन क्रेन कहते हैं। और कहाँ पर आते हैं ये सर्दियों में? केवलादेव नेशनल पार्क में। तो केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। तो केवलादेव और सांभर झील ये दोनों ही रामसर स्थल राजस्थान में है। तो राजस्थान के बाद चलते हैं गुजरात में। तो सबसे पहले है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। दूसरा है थोल झील वन्यजीव अभयारण्य। तीसरा है वाधवाना आर्द्रभूमि।
और चौथा है खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य। तो नल सरोवर को आप सरदार सरोवर से रिलेट कर सकते हैं। इसमें सरोवर है ना, तो सरदार सरोवर बांध कहाँ पर बना हुआ है? गुजरात में, आपने सुना होगा। वहीं पर दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। तो नल सरोवर को आप सरदार सरोवर बांध से रिलेट कर लेना। तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? गुजरात में है। उसके बाद है थोल झील, वाधवाना और खिजड़िया। वाधवाना आपको पता होगा 2021 में ही शामिल किया गया है, अभी पिछले ही साल। और खिजड़िया इसे तो इसी वर्ष शामिल किया गया है। खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य इसी वर्ष इसे शामिल किया गया है, इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है। आपने करंट अफेयर में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, तो ऐसे भी आपको ये याद होना चाहिए। तो नल सरोवर, थोल झील, वाधवाना और उसके बाद चलते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में एक ही वेटलैंड है, भोज आर्द्रभूमि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भोज हवाई अड्डे के बारे में आपने सुना होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो वो मध्य प्रदेश में है। तो ऐसे भी आप इसे रिलेट कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, इससे आप रिलेट कर लेना। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। तो जो भोपाल राजधानी है ना, इसे पहले भोजपाल कहा जाता था, क्योंकि राजा भोज के नाम से पड़ा था भोजपाल, जिसे बाद में भोपाल कह दिया गया। और वैसे भी आपने कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो वो राजा भोज से ही रिलेटेड है। तो भोज से बना था भोजपाल, जिसे हम भोपाल कहते हैं। और वैसे भी राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो भोपाल में ही है, मध्य प्रदेश के। तो इतने सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए। तो भोज आर्द्रभूमि कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद चलते हैं ओडिशा। तो ओडिशा में दो आर्द्रभूमियां हैं, एक है चिल्का झील और दूसरा है भितरकनिका मैंग्रोव वन। ये कहाँ पर है? तो ये ओडिशा में है। इसमें से जो चिल्का झील है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, चिल्का में क्या है? चील। और उड़ीसा में क्या है? अगर हम इसे पढ़ें उड़ीसा, तो उड़ीसा में उड़, तो चील आसमान में उड़ती है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि जो चिल्का झील है उड़ीसा में है। तो चिल्का झील और भितरकनिका मैंग्रोव ये दोनों ही आर्द्रभूमियां उड़ीसा में है। उसके बाद है पश्चिम बंगाल। तो पूर्वी कोलकाता वेटलैंड और सुंदरवन वेटलैंड ये दोनों ही कहाँ पर है? तो सुंदरवन तो विश्व प्रसिद्ध है, आपको पता ही होगा, पश्चिम बंगाल में है। और पूर्वी कोलकाता, तो कोलकाता तो है ही पश्चिम बंगाल में। तो ये तो आपको ऐसे ही याद रहेगा कि पूर्वी कोलकाता वेटलैंड और सुंदरवन वेटलैंड कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। तो उसके बाद आगे हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट के ये तीनों राज्य हैं और इन तीनों राज्यों में एक एक आर्द्रभूमि है। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में है रुद्र सागर झील। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रुद्र सागर झील कहाँ पर है? तो ये त्रिपुरा में है। तो रुद्र सागर में है रुद्र, तो भगवान भोलेनाथ को ही रुद्र कहते हैं और उन्हें त्रिपुरारी भी कहते हैं। भोलेनाथ को त्रिपुरारी कहते हैं। तो त्रिपुरा को आप त्रिपुरारी से रिलेट कर सकते हैं। वैसे भी अगर आपको त्रिपुरारी नहीं याद रहता तो त्रिपुरा में क्या है? त्रि। तो भगवान भोलेनाथ के कितने नेत्र हैं? त्रिनेत्र हैं। तो त्रिपुरा में क्या है? त्रि। तो त्रिनेत्र से आपको याद रहेगा। और रुद्र सागर, तो भगवान भोलेनाथ को रुद्र कहते हैं। तो रुद्र सागर झील से आपको याद रहेगा कि ये कहाँ पर है? तो ये त्रिपुरा में है। उसके बाद है कि मणिपुर में है लोकटक झील। तो ये तो मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है ज्योग्राफी में कि लोकटक झील कहाँ पर है? तो ये मणिपुर में है। तो अगर आपने झील वाली वीडियो नहीं देखी तो इंडियन ज्योग्राफी में जाकर भारत की जितनी भी झीलें हैं वहाँ पर मैंने याद कराई हुई हैं, और जितनी विश्व की झीलें हैं उन्हें मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था भारत की झीलों में कि मणिपुर में है लोकटक झील। तो लोकटक झील प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है लोकटक झील में। कौन सा? उसका नाम है कैबुल लामजाओ। तो कैबुल लामजाओ नामक पार्क है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। वो कहाँ पर है? तो मणिपुर के लोकटक झील में है। तो मणिपुर में है लोकटक झील। उसके बाद है असम। तो असम में है दीपोर बिल रामसर स्थल। ये कहाँ पर है? असम में। तो असम, इसे इंग्लिश में असम भी कहते हैं। असम के पीछे क्या है? शाम, जिसे हम रिलेट करेंगे शाम से। तो शाम को क्या जलाया जाता है? दीप जलाया जाता है। और वैसे भी अगर आपको याद नहीं रहता तो असम को आप रिलेट करेंगे आसमान से। तो रात को अगर आप आसमान में देखते हैं तो तारे आपको दिखाई देते हैं, जो कि देखने पर ऐसे लगता है कि आसमान में दीप जलाए गए हैं। तारों को जब आप रात में देखते हैं ऐसे लगता है ना कि आसमान में किसी ने दीप जला दिए हों। अगर आपको ऐसे नहीं याद रखता कि शाम को दीप जलाए जाते हैं तो आप आसमान से रिलेट कर लेना कि आसमान को जब देखो रात को तो ऐसे लगता है कि छोटे छोटे दीप जलाए गए हैं, जो कि तारे होते हैं। तो असम में है दीपोर बिल। तो एक बार देख लेते हैं कि त्रिपुरा में है रुद्र सागर झील, मणिपुर में है लोकटक झील और असम में है दीपोर बिल। उसके बाद देखते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में है लोनार झील और नांदूर मधमेश्वर अभयारण्य, जिसमें से लोनार झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। तो लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इसे आप रिलेट कर सकते हैं लोनावला से। तो फिल्मों में आपने लोनावला के बारे में सुना होगा, तो ये महाराष्ट्र में है। तो लोनार झील भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो लोनार झील महाराष्ट्र में है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में एक ही आर्द्रभूमि है, कोलेरू झील। कौन सी? कोलेरू झील। तो कोलेरू झील को आप कैसे याद रखेंगे?
तो आंध्र, आंध्र को आप रिलेट करेंगे अंधेरे से, और कोलेरू में क्या है, काला, कोलेरू है ना कोल, तो कोलेरू को आप रिलेट करेंगे काला। तो जब भी अंधेरा हो जाता है तो आदमी को काला दिखाई देता है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील, जब भी अंधेरा हो जाता है तो आदमी को काला दिखाई देता है। उसके बाद है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में भी एक ही रामसर स्थल है, कौन सा, पॉइंट कैलीमर वन्यजीव अभयारण्य। तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन तीनों के रामसर स्थल हमने देख लिए। उसके बाद हम चलते हैं केरल में। तो केरल में 3 रामसर स्थल हैं, कौन कौन से, सस्तम कोटा झील, अष्टमुदी झील और वेम्बनाड वेटलैंड। इन तीनों को आपको याद रखना है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो केरल को आप करेले से रिलेट करेंगे। केरल को आप किससे रिलेट करेंगे, करेले से। तो सस्थम, पहला कौन सा है, सस्थम कोटा झील, तो इसमें क्या है, सस्थम। तो जब भी आपके आगे करेला आता है तो आप सांस को थाम लेते हैं, सस्थम। तो रिलेट हो रहा है ना कि जब भी आपके आगे करेला आता है तो आप सांस को थाम लेते हैं और कहते हैं कि हम नहीं खाएंगे करेला। और अष्टमुडी में क्या है, मुडी, और वेम्बनाड में क्या है, ना। तो सांस थाम के आप मुड़ी हिलाते हैं और कहते हैं ना, हम करेला नहीं खाएंगे। तो रिलेट हो रहा है ना तीनों। तो सांस थाम के और मुड़ी को हिला के आप क्या कहते हैं, ना, हम करेला नहीं खाएंगे। तो केरल को हमने रिलेट किया करेले से, और सस्थम सांस थाम के, अष्टमुडी में क्या, मुड़ी, मुड़ी हिलाकर, और वेम्बनाड में क्या, ना, आप कहते हैं ना कि हम करेला नहीं खाएंगे। तो तीनों ही रिलेट कर रहा है कि सस्टम कोटा झील, अष्टमुडी झील और वेम्बनाड झील, ये कहाँ पर है, करेले में, सॉरी कहाँ पर, केरल में। तो उसके बाद लास्ट बचा हरियाणा। तो हरियाणा में 2 रामसर साइट्स हैं। पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो सुल्तानपुर आपने सुना ही होगा कि हरियाणा में है, और दूसरा है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। तो भिंडावास को आप कैसे याद करेंगे, तो भिंडा को आप रिलेट करेंगे भिंडी से, भिंडा भिंडी रिलेट हो रही है, तो भिंडी कैसे सब्जी है, हरी सब्जी है, तो हरियाणा में क्या है, हरी, तो रिलेट हो रहा है ना, भिंडी कैसे सब्जी है, हरी सब्जी है, और हरियाणा में है हरी, तो हरियाणा में ही है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि रामसर सम्मेलन में रामसर किससे संबंधित है, तो बताइए रामसर किससे संबंधित है, तो ये ईरान का एक शहर है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल हैं, तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं, उत्तर प्रदेश में, कितने हैं, 10, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व के किस देश में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है, तो किस देश में सबसे अधिक है, यूके में, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, सुंदरवन वेटलैंड, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। सबसे छोटा है रेणुका, सबसे बड़ा है सुंदरवन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असम में कौन सा रामसर स्थल है, तो बताइए असम में कौन सा है, तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए दीपोर बिल, ये असम में है, मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था। अगला प्रश्न है कि नवाबगंज वेटलैंड निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो नवाबगंज बताइए कहाँ पर है ये, तो ये उत्तर प्रदेश, नवाबों का शहर कौन सा है, लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, तो भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल है कौन सा, रेणुका वेटलैंड, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कितनी आर्द्र भूमियां हैं, तो वर्तमान में देखा जाए तो 2022 में कितनी आर्द्र भूमियां हैं, तो 49, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर साइट हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो पोंग, रेणुका और चंद्रताल, ये तीनों ही हिमाचल प्रदेश में है, पर जो व्यास संरक्षण रिजर्व है ये कहाँ पर है, ये पंजाब में है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि हैदरपुर वेटलैंड निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो जो हैदरपुर है ये कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत का 49वां रामसर स्थल है, तो भारत का 49वां रामसर स्थल कौन सा है, तो यह बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, जो कि भारत का 49वां और अभी आखिरी में जो शामिल हुआ है वो रामसर स्थल है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।